तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी की एएफएम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अगर आपको कुछ धोखा दे सकता है तो वो है एएफएम की थ्योरी। क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखा गया है कि एएफएम की थ्योरी कभी 16 मार्क्स की आ रही है, कभी 10 मार्क्स की, कभी 8 मार्क्स की, तो कभी 12 मार्क्स की। लेकिन सर, थ्योरी हमें धोखा देगी तो हम कैसे करें, तो उसका इलाज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। एएफएम की थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आपके अपने चैनल एस योर सीए पर। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो अभी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम आपको डिलीवर करने वाले हैं क्या सर, स्टार्टअप फाइनेंस की थ्योरी। आज हमारी थ्योरी की पहली क्लास है जिसमें हम स्टार्टअप फाइनेंस पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई? तो उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूं। जो हम बुक यूज करेंगे वो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 5 चैप्टर्स थ्योरी बुक, इसमें 5 चैप्टर्स की पूरी आपको थ्योरी मिलेगी। हम इस बुक का यूज करने वाले हैं अपनी पूरी क्लास के दौरान। इसके अलावा हम हैंड रिटन नोट्स, यानी कि मैंने अपने हाथ से लिखकर भी आपको समझाऊंगा, प्लस मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं वहां से भी आपको समझाऊंगा। ये दोनों ही सोर्सेस, दोनों ही पीडीएफ आपको मेरे चैनल ACOCA टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लें, और अगर आपने वहां से पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है अभी तक तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलिए आज की हम थोड़ी सी बुक की झलक दिखा दूं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बुक में पहला पेज तो आपको दिख ही रहा है। सेकंड पेज पर अबाउट द ऑथर, कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं। क्योंकि अब से पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाई थी वो गाइडेंस से रिलेटेड थी, ठीक है, लेकिन ये वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एएफएम की थ्योरी। तो आप मेरे बारे में जान लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम है अवनीश वत्स। मैं सीए, एमबीए, एलएलबी, बीकॉम ऑनर्स और साथ में एमकॉम, ये सब मेरी क्वालिफिकेशंस है। इसके अलावा मुझे मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। किस चीज में एक्सपीरियंस है सर? मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को प्राइवेट इंडस्ट्री में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, प्लस 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। अभी करंटली आई एम फुल फ्लेज इन टीचिंग। तो मैंने अपना करियर दोबारा से स्टार्ट किया है टीचिंग में। लेकिन सर 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 हम कैसे पढ़ लें, आपको पढ़ाना नहीं आता, ऐसा नहीं है। जॉब में जाने से पहले मैं टीचिंग ही करता था एंड टीचिंग इज माय पैशन। करीब 7 साल मैंने टीचिंग किया है जॉब में जाने से पहले। तो बेफिक्र रहिए, आपको पूरा मजा आने वाला है, और मजा ना आए तो आप सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि मैं वो ड्राइव आपको करूंगा जो इंडस्ट्री में एएफएम में आपको कोई ड्राइव नहीं कर रहा है। इसी बात के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पेज में अबाउट द ऑथर, कि मेरे बारे में आपको मैंने बता दिया है। उसके अलावा थोड़ा सा प्रीफेस है कि ये जो बुक मैंने लिखी है ये किसको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। ये बुक मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मेरे मदर फादर को, और खासकर मेरी वाइफ मोनिका शर्मा को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की मेहनत के बदौलत, उन्हीं की दुआओं के बदौलत और उनकी सपोर्ट के बदौलत मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ कि आपके सामने सीए बन के बैठा हूँ। ठीक है, स्टोरी मैंने आपको अपनी बताई दी है पुरानी। अब उसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने इंडेक्स है जहां पर आप देखेंगे पेज नंबर 32 पे स्टार्टअप फाइनेंस, जिसकी हम क्लास आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टार्टअप फाइनेंस। यहां से शुरुआत करते हैं, तो चलते हैं स्टार्टअप फाइनेंस की तरफ। पेज नंबर 32 की तरफ हम चलते हैं ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। पेज नंबर 32, तो जैसा आप देख रहे हैं स्टार्टअप फाइनेंस इस तरीके से आपके सामने बुक है। लेकिन स्टार्टअप फाइनेंस पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। क्या समझाते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले। और स्टार्टअप हम स्टार्ट करते कैसे हैं? देखो, स्टार्टअप इज नथिंग, आप ये समझ सकते हो कि एक नया नया बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल समझाऊंगा आपको। जैसे कोई भी पर्सन एक नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, आप उसको स्टार्टअप कह सकते हैं क्योंकि वो स्टार्ट हुआ नया नया बिजनेस। ये लेमैन टर्म में है, समझ में आ गई? लेकिन सर 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 स्टार्टअप स्टार्ट कैसे करते हैं, हमारे काम की क्या थ्योरी है? देखो, जो सीए फाइनल की थ्योरी है, मैं सिर्फ रेलिवेंट ही पढ़ाने वाला हूं, पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, एक स्टोरी समझते हैं। जैसे कोई भी नया जैसे कोई भी पर्सन नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, आप नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, हाँ सर बनेंगे। उसके बाद क्या करोगे? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप प्रैक्टिस में जाओगे, या तो आप जॉब में जाओगे,
या तो आप टीचिंग करने लग जाओगे, या तो आप अपना बिजनेस खोल लोगे। इन चारों में से करोगे, या हम कोई पांचवा तरीका भी ले सकते हैं। लेकिन सर हमें इन सब में फंड की जरूरत पड़ने वाली है। नहीं नहीं, सब में नहीं। अगर आप जॉब में जाओगे तो यहाँ पर तो आपको फंड जो जिस कंपनी में आप जॉब करोगे वो कंपनी देगी। लेकिन इसके अलावा जो भी आप काम करोगे, चाहे आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप टीचिंग करो, चाहे आप बिजनेस करो, यहाँ पर आपको इनिशियली कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी। व्हाट अबाउट फंड? तो आप फंड का अरेंजमेंट कैसे करोगे? तो इसको हम कहते हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग। इसका जो टर्म का नाम है, इसका नाम है स्टार्टअप फाइनेंसिंग। स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ठीक है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो क्या कैसे करोगे ये बताओ? स्टार्टअप फाइनेंसिंग कैसे करोगे बताएं। सबसे पहले आप ओन सेविंग्स देखोगे, यानी कि अपनी जेब टटोलोगे। आपने अगर आपसे पहले जॉब कर रहे थे, या आर्टिकलशिप के दौरान, या कोई पार्ट टाइम बिजनेस के दौरान सीए करते करते कुछ पैसे इकट्ठा करा होगा, तो आप सबसे पहले उस फंड को निकालोगे और अपने बिजनेस में लगाओगे। उसके बाद अगर आप पे पैसा कम पड़ गया या उतना पैसा नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स से मांगोगे, पिताजी से, माताजी से, भाई से, बहन से, इन सब से मांगोगे। उसके अलावा अगर फिर भी आपका जुगाड़ नहीं हो पाया पैसे का, तो आप रिलेटिव से मांगोगे, फ्रेंड्स से मांगोगे। ठीक है भाई, कुछ पैसे दे दो, 2, 4, 10, 20, 50 लाख, ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। वहां से भी नहीं हुआ तो आप पर्सनल लोन लेने चले जाओगे बैंक में। क्यों जाओगे पर्सनल लोन लेने? आप पर्सनल लोन लेने जाओगे बैंक में, क्यों जाओगे ये बताओ। देखो, अगर आप बैंक में जाते हो बिजनेस लोन लेने के लिए, अगर बैंक में जाते हो, तो बैंक आपको बिजनेस लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका बिजनेस बिल्कुल नया नया है। नया नया मतलब अभी आपने बिजनेस स्टार्ट ही करा है। जब भी बैंक में आप लोन लेने जाते हो, तो बैंक आपसे पूछेगा कैसे चुकाओगे। पिछले 3 साल की आप आईटीआर ले आओ, पिछले आपने क्या प्रॉफिट कमाया है पिछले सालों में वो लेके आओ। लेकिन आपने तो स्टार्ट करा है, तो बैंक आपको बिजनेस लोन नहीं देता जनरली। तो आप क्या करोगे? आप फिर पर्सनल लोन की तरफ जाते हो। ठीक है, बिजनेस लोन आपको नहीं मिलता। ये समझ में आ गई मेरी बात? वहां से नहीं होगा तो साथ में पर्सनल लोन में हम कह सकते हैं कि आपके पास कुछ आपके पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी होते हैं। तो आप क्या काम करते हो? क्रेडिट कार्ड से निकाल लेते हो, जो आपके क्रेडिट कार्ड में होते हैं, क्रेडिट कार्ड से निकाल लेते हो। तो इस तरीके से आप पैसे का जुगाड़ करते हो। समझ में आ गई? तो ये आपकी इनिशियल स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज के बाद फिर आप क्या काम करते हो? जो बिजनेस है आपका, जो स्टार्टअप है, वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। जब वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, तो आप और तरीके निकालते हो फंड करने के, पैसे निकालने के। ठीक है, यानी कि पैसे का अरेंजमेंट और तरीकों से भी करते हो। तो जो ये सारे तरीके हैं, जिस तरीके से हम स्टार्टअप को फाइनेंस कर रहे हैं, इन तरीकों को, यानी कि ये जो वेज हैं, इसको हम कहते हैं इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग ए स्टार्टअप। एक स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए क्या इनोवेटिव वेज हो सकते हैं? ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो इनोवेटिव वेज की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इसके लिए मैंने एक निमोनिक, बहुत अच्छा निमोनिक बना दिया है, जो आपकी बुक से है। मतलब निमोनिक मैंने बनाया है, कंटेंट तो स्टडी मटेरियल का ही है ऑब्वियसली। ये जो बुक है पूरी स्टडी मटेरियल की कॉपी पेस्ट है, बट फर्क इतना है, इररेलेवेंट चीजें मैंने इसमें नहीं रखी हैं, रेलिवेंट चीजें मैंने यहाँ पे रखी है। इसीलिए मेरी पूरी किताब 40 पेजेस में आ गई है। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैंने निमोनिक बनाया बहुत अच्छा, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। समझा भी रहा हूँ, रटा भी रहा हूँ। वेंडर की फैक्ट्री से फ्रेंड का पर्सनल पीसी लोन लेकर परचेज किया। दोबारा से इसको याद कर लो। वेंडर की फैक्ट्री से फ्रेंड का पर्सनल पीसी लोन लेकर परचेज किया। तो इसमें कितने वर्ड आए? इसमें 9 वर्ड्स आ गए हमारे। वेंडर, फैक्ट्री, फ्रेंड, पर्सनल, पीसी, लोन, परचेज। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 कैसे आएंगे अभी हम बताएंगे कैसे आएंगे 9। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात? हाँ सर, समझ तो आ गई, कुछ कुछ समझ आ रही है, पर आपने 9 वर्ड्स कहा था, लेकिन ये तो 80 वर्ड्स आए। अरे आओ ना, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। इसको 2 बार याद कर लो, आपका क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। आप समझ लेते हैं। तो इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप क्या है वो समझो। सबसे पहले आप ओन मनी अपनी पॉकेट में ढूंढोगे, मैंने ऊपर बता ही दिया आपको। तो आप पर्सनल फाइनेंसिंग करोगे, इसका नाम होता है पर्सनल फाइनेंसिंग। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंसिंग। तो पर्सनल से आप यहाँ देख लो, ये रहा पर्सनल। समझ में आ गया? फिर दूसरा, आप लोन लेने जाओगे। आपको पर्सनल फाइनेंसिंग हो गई, आप लोन लेने जाओगे। लोन लेने के लिए कैसे लोन लोगे आप पर्सनल क्रेडिट लाइन से लोन ले सकते हो। पर्सनल क्रेडिट लाइन मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज कर सकते हो, या फिर आप फैमिली या फ्रेंड से पैसे मांग सकते हो उधार, वो भी लोन ही हो गया। फैमिली या फ्रेंड से पैसे मांगोगे उधार, भैया दे दो, उधार दे दो, उधार दे दो। उसके अलावा या फिर आप छोटे छोटे माइक्रो लोन ले सकते हो बैंक से, जिस तरीके से पर्सनल लोन टाइप होता है। उसके बाद आप पीयर टू पीयर लेंडिंग कर सकते हो। सर ये नया वर्ड है, पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक पर्सन
उसको भी पैसे की जरूरत है, दूसरा पर्सन उसको भी पैसे की जरूरत है, लेकिन दोनों को अलग अलग टाइम पे पैसे की जरूरत है। तो ये पर्सन इसको लोन दे देता है, ये पर्सन इसको लोन दे देता है, लेकिन ये एक दूसरे को जानते नहीं है। समझ में आ गया? एक दूसरे को जानते नहीं है, तो उस तरीके से पीयर टू पीयर लेंडिंग हम मान सकते हैं। फिर एक होता है वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा वेंडर होता है, ठीक है, हम उसी से ही उधार पैसे ले लेते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे। अदर वेज, इसके अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं? देखो हमने 3 तरीके पढ़े यहाँ पे, मैंने इसको मेजर 3 तरीकों में डिवाइड कर दिया है। एक तो पर्सनल फाइनेंसिंग, एक हम लोन ले सकते हैं, और तीसरा है अदर वेज। अदर वेज का मतलब परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग का मोटा मोटा मतलब ये है कि सपोज हमारे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन हमें कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया है, तो हम बैंक में जाएंगे और बैंक में जाके बोलेंगे कि सर देखो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास ये ऑर्डर है, तो अगर हम ये ऑर्डर फुलफिल करेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, उस पैसे से हम आपका लोन चुका देंगे। तो उस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे, उस परचेज ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमें लोन मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। उसके बाद फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, जो डेटर है हमारे, हमने उधार माल बेचा है, जो हमारे डेटर हैं, उन डेटर्स को हम किसी थर्ड पर्सन को बेच के उनसे पैसे ले लेते हैं, थर्ड पर्सन से, ठीक है। अब वो थर्ड पर्सन उन डेटर से पैसे कलेक्ट कर लेगा, इसको बोलते हैं फैक्टरिंग। इसके बाद आता है क्राउड फंडिंग। जैसे कि आप अभी देख रहे हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कई जगह पे क्राउड फंडिंग चलती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पर्सन ना 2-2, 4-4, 10-10, 100-100 रुपए करके पैसा इकट्ठा करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, इसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। चलिए हम इसे किताब से भी देख लेते हैं अपने से, ठीक है। तो हमने देखा सम इनोवेटिव वेज टू स्टार्टअप और नॉन बैंक फाइनेंस फॉर स्टार्टअप। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी है और मई 2023 में आया हुआ भी है। समझ में आ गई? मैंने आपको बता दिया, वेंडर की फैक्ट्री से फ्रेंड का पर्सनल पीसी लोन लेकर परचेज किया। तो अब करना क्या है, देखो पर्सनल के 2 हैं, इसीलिए यहाँ पे 8 वर्ड्स आ रहे हैं। पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइंस। पर्सनल फाइनेंसिंग मतलब अगर वो अपना पैसा नहीं लगाएगा तो मतलब जो इन्वेस्टर है उसको अपना पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बाहर वाले उसको पैसा नहीं देंगे। उसके अलावा पर्सनल क्रेडिट लाइंस का मतलब क्या है कि क्रेडिट कार्ड से उसने ले लिया, क्योंकि बैंक जो है वो कैश फ्लो पोजीशन के बेसिस पे लोन देगा, और जब तक बिजनेस आपका बनेगा नहीं तो बैंक कैश फ्लो पोजीशन कहां से देखेगा। उसके अलावा परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, मैंने आपको बता दिया कि हम एडवांस फंड हमें चाहिए होता है ऑर्डर करने के लिए, तो हम अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट ऑन ऑर्डर, देन पे बैक द परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी। समझ में आ गया? इसके अलावा पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि स्मॉल और एथनिक बिजनेस ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं, तो वो ये कि हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स यानी कि रिश्तेदारों से, बुआ से, फूफा से, मामा से, चाचा से लोन ले लेते हैं एक तरीके से, उसको फैमिली एंड फ्रेंड्स की सपोर्ट बोल देते हैं। फिर हम कहते हैं फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि अपने जो डेटर्स हैं वो किसी थर्ड पर्सन को हम बेच देते हैं। क्राउड फंडिंग में हमने कहा कि हम छोटे 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 अमाउंट्स हम इकट्ठी करके बहुत बड़ी बना लेते हैं उसको किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए। फिर उसके वेंडर फाइनेंसिंग का हमने बता दिया है कि जो कंपनी है वो जो है लैंड करती है मनी अपने कस्टमर्स को, यानी कि जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को पैसे देगी ताकि वो कंपनी से माल खरीद पाए। तो अब चूंकि हम कंपनी के कस्टमर हैं, समझ में आ गई, तो हम उससे पैसा ले लेते हैं और फिर उसको क्या नाम है वापस कर देते हैं बाद में। कंपनी लोन तब देती है कस्टमर को अगर उसकी क्रेडिट वर्थिनेस बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद हम मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करेंगे। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में जैसे कि बता रहे कि वेरी बेसिक स्टेज है स्टार्टअप की, ठीक है, फ्रॉम इनोवेटिव सोर्स लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्रेडिट कार्ड्स, बट इट ग्रोज रिक्वायर्स मोर फंड्स। इसका मतलब क्या है समझो कि स्टार्टअप, मैंने बोला था ना स्टार्टअप थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे और ज्यादा पैसे चाहिए। अब चूंकि उसने जो उसके पास इनोवेटिव वेज थे वो सब यूटिलाइज कर लिए, अब वो क्या करे? अब देखो वो क्या कर सकता है, एक तो उसके पास डेटर और ज्यादा बढ़ गए होंगे तो वो दोबारा से अपने जो अकाउंट रिसीवेबल है उनकी फैक्टरिंग कर सकता है, यानी कि उनको बेच सकता है, या फिर वो बूट स्टैपिंग कर सकता है। बूट स्टैपिंग का मतलब क्या है? जैसे जीरोधा है, हमने जो भी पैसा कमाया, जो भी रेवेन्यू कमाया, हम उसको बिजनेस में लगा रहे हैं, घर लेके नहीं जा रहे, हम कोई प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, जो भी हम रेवेन्यू कमा रहे हैं वही हम बिजनेस में वापस लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और पैसा हम कहाँ से लाएं वो सब हमें जुगाड़ देखना है। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले बूट स्ट्रैपिंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका एंजल इन्वेस्टर है। फिर इसके बाद हम वेंचर कैपिटल फंड पे जाएंगे। लेकिन सर ये क्या है? देखो समझो, मैं समझाता हूँ। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब मैं बता देता हूँ, स्टार्टअप ग्रोन अप ए लिटिल बिट एंड स्टार्टेड टू अर्न सम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ भाई कि बिजनेस तो चल गया है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है,
तो वो क्या काम करता है, जो भी उसके रेवेन्यूज हैं उस रेवेन्यूज को, उस प्रॉफिट को बाहर नहीं लेके जाता, बिजनेस में लगा देता है। इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। ये मैंने इसका बहुत अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ है। बूट स्ट्रैपिंग करने के तरीके क्या हो सकते हैं? बूट स्ट्रैपिंग करने के तरीके जैसे आप यहाँ देखोगे तो 3 तरीके इन्होंने बताए हैं, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और लीजिंग। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब समझो, फैक्टरिंग का तो मैंने आपको समझाया ही है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है, जो स्टार्टअप की बैलेंस शीट है, उसमें यहाँ पे एसेट साइड में कुछ डेटर्स रहते हैं। तो जो डेटर्स हैं वो उसको किसी, जो उसके अकाउंट रिसीवेबल है, जो डेटर्स हैं वो बेच देता है किसी दूसरी कंपनी को और पैसे ले लेता है, पैसे ले लेता है और कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। ये हो गया फैक्टरिंग। ये मैंने आपको पहले ही बताया। सर ये फैक्टरिंग तो सेम हो गया जैसे पहले था। देखो पहले फैक्टरिंग का मतलब अलग था, पहले छोटे से डेटर थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े ज्यादा और डेटर हो गए होंगे, तो उनको बेच के वो भी लगाएगा, वो भी बूट स्ट्रैपिंग का ही पार्ट है। फिर कहते हैं लीजिंग। लीजिंग का मतलब क्या है कि कोई बिल्डिंग है सपोज करो, तो बिल्डिंग में क्या है, कंपनी बिल्डिंग परचेज ना करके उसको किराए पे उठा ले, किराए पे ले ले मतलब, तो उसमें होगा क्या कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो इनिशियल लगने वाली है वो बच जाएगी, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। वेरिएबल मतलब स्टेप फिक्स बोल सकते हैं, स्टेप वेरिएबल बोल सकते हैं, जो हर महीने जाएगी, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट उसकी बच जाएगी और छोटी छोटी अमाउंट उसकी जाएगी इनिशियल में। बाद में जब कंपनी बड़ी हो जाएगी वो उसको तब बिल्डिंग खरीद सकती है, लेकिन अभी उसको पैसे की जरूरत है और पैसा उसके पास कम है, लेकिन काम उसको करना है, तो वो क्या काम करेगी, बाय नहीं करेगी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग को रेंट कर लेगी, किराए पे ले लेगी। समझ में आ गई? ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये है कि जो स्टार्टअप है वो अपने जो सप्लायर हैं उनसे उधार पे माल उठा लेगा। उधार पे माल उठा लेगा। उधार पे मतलब जैसे हम करते हैं कि हम जाते हैं अपने, अगर कोई बिजनेसमैन होता है वो होलसेलर के पास जाता है, वो वहां से माल उठा के ले आता है कि 2 महीने बाद पैसे दूंगा, 3 महीने बाद पैसे दूंगा, 90 दिन का, 3 महीने का, 2 महीने का, वो उधार पे माल उठा लेता है। तो ये 3 तरीके होते हैं बूट स्ट्रैपिंग के। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है बूट स्ट्रैपिंग के बारे में, जैसा कि आप यहाँ देखोगे। तो बूट स्ट्रैपिंग का देखो, दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 नंबर का आया हुआ है। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको एक तो ये लिखना है कि फंडिंग द कंपनी यूजिंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और ये 3 पॉइंट लिखने, ट्रेड क्रेडिट के लिखना है, फैक्टरिंग और लीजिंग, इसके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिख लेनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है कि सप्लायर में बी willing to expand credit to prepare a well crafted financial plan, so suppliers well crafted financial plan। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल है यार, अगर आप किसी सप्लायर से उधार माल लेके आओगे तो वो आपको उधार माल क्यों देगा? आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, वेल क्राफ्टेड, सप्लायर को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हमें उधार माल दो ताकि हम इसको आगे बेच पाएं और फिर आपके पैसे वापस कर दे। फैक्टरिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि अकाउंट रिसीवेबल किसी दूसरी कंपनी को हम बेच सकते हैं। ये क्या है? ये नॉन नोटिफिकेशन बेसिस विदाउट टेलिंग कस्टमर। इसका मतलब ये है, ये समझिए कि एक तो होता है नोटिफिकेशन बेसिस, हम अपने कस्टमर को जो अकाउंट रिसीवेबल है उनको हम बता रहे हैं कि भाई तुमसे पैसे राम लेगा, हम नहीं लेंगे, हमने तुम्हारे जो बैलेंस था वो राम को बेच दिया है। तो उस केस में ये हो गया नोटिफिकेशन बेसिस। एक ये कि हमने कस्टमर्स को नहीं बताया, लेकिन हमने जो कस्टमर्स का अकाउंट बैलेंस था वो किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया है, अब वो थर्ड पर्सन इनसे पैसे ले लेगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन नॉन नोटिफिकेशन बेसिस होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, फिर मैंने थर्ड बताया था लीजिंग। लीजिंग के बारे में हमने बताया था कि बेनिफिट ऑफ लीज और बेनिफिट टू लेसर। इसका मतलब समझो, बिल्डिंग हमने खरीदी नहीं है, किराए पे ले ली है, किराए पे ले ली है, तो ये लीजिंग है। इसमें क्या है कि चूंकि हम छोटे छोटे पेमेंट्स देंगे और हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, जो लेसी है, और जो लेसर है उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा डेप्रिसिएशन के ऊपर। ये 2 पॉइंट आप लिख के आओगे, आपको 2 नंबर फालतू मिल जाएंगे, मतलब 4 नंबर का 4 ही मिलेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो कट सकते हैं नंबर। इसके बाद आते हैं, ये समझ में आ गई बात, अब आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स पिक्चर में। मतलब क्या हुआ, बिजनेस हमारा, शुरू में हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने इनोवेटिव वे से पैसा लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा बिजनेस बड़ा हुआ तो हम बूट स्ट्रैपिंग की तरफ चले गए, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब हमें चाहिए 100 करोड़, 500 करोड़, ठीक है, 200 करोड़, 80 करोड़, लेकिन अपने पास तो पैसे है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, हम किसी बड़े आदमी को ढूंढेंगे। बड़े आदमी को मतलब टाटा के पास चले गए कि सर आप हमें, कृपया हमें पैसा दे दो, या हम शार्क टैंक में चले गए। शार्क टैंक वाले भी तो यही है, वो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास अपने खुद के पैसे हैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, उनके पास अपने खुद के पैसे हैं। अश्नीर ग्रोवर साहब हुए, ठीक है, उनके पास खुद के पैसे हैं, उनके पास मान के चलो 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है उनके पास। तो अब वो किसी बिजनेस में लगाना चाह रहे हैं, हम उनके पास गए, सर हमें पैसे दे दो, कृपया करके हमें पैसे दे दो। अगर वो हमें पैसे देते हैं तो उन्हें बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। समझ में आ गई? क्या बोलते हैं उन्हें? एंजल इन्वेस्टर्स। वो हमारे लिए देवी की तरह, भगवान की तरह उतर के आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मोटा पैसा दिया है।
उन्हें बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। समझ में आ गई? मैंने बताया जैसे शार्क टैंक में 4 लोग बैठते हैं ना, तो ये चारों ये चारों अलग अलग खुद में एंजल इन्वेस्टर्स हैं। इनकी खास बात क्या है, ये जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, ये जो पैसा स्टार्टअप को देते हैं, ये इनका खुद का पैसा होता है, ये किसी और का पैसा नहीं होता, ये खुद का पैसा होता है इनका। तो हम क्या कहते हैं, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। ये इन्वेस्ट करते हैं अपनी खुद की मनी, इन्हें बोलते हैं हम एंजल इन्वेस्टर्स। तो किताब में देख लेते हैं भाई क्या लिखा है, इन्वेस्ट ओन मनी इन स्मॉल स्टार्टअप्स, ठीक है। अब देखो मई 2022 में ये आया हुआ भी है। कैन बी अमंग फैमिली, यानी कि अमीर आदमी हमारे परिवार वाले भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आल्सो नोन एज सीड इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स, बिजनेस एंजल्स, इनके कई सारे नाम है बेसिकली। यानी कि जो बिजनेस को जब ग्रो कर रहा होता है ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ने के बाद ही जहां पैसा मिल जाता है उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स बोल देते हैं। समझ आ गई सर? हाँ। अब देखो, अब हमारा बिजनेस जीरो से शुरू हुआ था, हमने अपने खुद के पैसे लगाए थे, ठीक है। परिवार वालों से भी ले लिए, दोस्तों से भी ले लिए, बैंक में चले गए, लोन भी उठा लिया, उसके बाद हमने बूट स्ट्रैपिंग भी कर ली, एंजल इन्वेस्टर को भी लेके आ गए। जो हमारा बिजनेस है वो बन गया 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, लेकिन अब हमें चाहिए 20,000 करोड़ भाई साहब। अब 20,000 करोड़ असनीट ग्रोवर के पास तो है नहीं, तो क्या करेंगे? तब हम एक नई एंटिटी को पिक्चर में लेके आते हैं। उस एंटिटी का नाम है वेलकम करो वेंचर कैपिटल फंड, वीसी। वेंचर कैपिटल फंड का वेलकम कर लो भाई साहब। तो आपकी पिक्चर में कौन आते हैं? वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड लाइक म्यूचुअल फंड, इसका मतलब क्या है भैया? भाई वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं पहले ये समझो। देखो, म्यूचुअल फंड आप सबको पता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो 100, 200, 500, 1000 करके एक जगह पैसा देते हैं, ठीक है। इस फंड को, ये फंड कंपनीज में पैसा लगाता है, बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगाता चला जाता है। इस फंड को कौन मैनेज करता है? इस फंड को एक मैनेजर मैनेज करता है, तो इसको बोल देते हैं म्यूचुअल फंड। इसको समझ में आ गई? सेम वेंचर कैपिटल फंड है। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, यानी कि जो हमारे ये एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इस तरीके के बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगा के वो वेंचर कैपिटल फंड में पैसा लगाते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और इसको एक मैनेजर होता है, वो इसको मैनेज करता है, ठीक है। मैनेजर मैनेज करता है। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, तो यहाँ पे पैसा हो जाता है 40,000 करोड़, 40K करोड़, 50,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़, इस तरीके का पैसा इस फंड के पास हो जाता है। अब इस फंड का क्या काम है? ये फंड करेगा, ये फंड जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें पैसा लगाएगा, स्टार्टअप्स में पैसा लगाएगा। सपोज करो फंड ने 100 स्टार्टअप में पैसा लगाया, तो सारे स्टार्टअप तो चलते नहीं, थोड़े बहुत स्टार्टअप चलते हैं, बाकी डूब जाते हैं। लेकिन चूंकि जो स्टार्टअप चलता है वो मल्टी बैगर होता है, तो 100 स्टार्टअप में इसने पैसा लगाया, उसमें से 20 चल गए, बाकी 80 डूब गए। लेकिन ये 20 जो हैं, इन्होंने मान के चलो 10 गुना रिटर्न दे दिया, तो ये 200 हो गए, तो 100 के डबल हो गए ना, रिटर्न अच्छी मिली। तो ये जो रिटर्न इनको मिली डबल की, ये रिटर्न ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको सबको मिलेगी, जो आपके पूल ऑफ फंड में, वेंचर कैपिटल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी रिटर्न मिलेगी। हाँ सर मिलेगी। इसीलिए ये हाई रिस्क लेते हैं, ठीक है। जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं वेंचर कैपिटल फंड में पैसा लगाते हैं, और वेंचर कैपिटल फंड स्टार्टअप में पैसा लगाता है। समझ में आ गया वेंचर कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है? हाँ सर समझ में तो आ गया। तो वेंचर कैपिटल फंड 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, एक हो सकता है ऑफशोर फंड का। यानी कि डोमेस्टिक फंड होता है, एक होता है ऑफशोर फंड। डोमेस्टिक फंड का मतलब क्या है? डोमेस्टिक फंड का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ही कुछ लोग मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट मतलब जैसे म्यूचुअल फंड है, इसी तरह से एक फंड बनाते हैं, और इंडिया के लोग ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक फंड। यानी कि इंडिया के ही लोग हैं, ठीक है, और इंडिया का ही फंड है, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक फंड। ऑफशोर फंड में 2 तरीके के फंड हो सकते हैं, एक तो वो जिसे हम बोलते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग विदेश में एक फंड बनाते हैं और उसमें पैसा डालते हैं सारा का सारा, और ये जो फंड है ये इंडिया में आके इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ये इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है आके सीधा। इसको बोलते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर। एक होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है अब देख लेते हैं, मैंने नीचे थोड़ी सी पिक्चर भी बनाई हुई है। ऑफशोर स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसमें क्या काम करते हैं? ये जो लोग हैं ये बाहर ही, यानी कि इंडिया के बाहर, ये इंडिया है, इंडिया के बाहर के लोग हैं, इंडिया के बाहर का ही फंड है, और ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया की कंपनीज में आके पैसा, तो इसको बोलते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ऑफशोर स्ट्रक्चर किसका पार्ट है? ऑफशोर फंड का।
ऑफशोर फंड के दो पार्ट हो गए, ऑफशोर स्ट्रक्चर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ऑफशोर स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इसमें फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाहर के लोग हैं, बाहर का ही फंड है और वो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है फंड। अब यूनिफाइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यूनिफाइड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बाहर के लोग हैं, उन्होंने बाहर एक फंड बनाया, इस फंड ने यहाँ पे वीसी फंड में इन्वेस्ट करा और ये वीसी फंड यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो वीसी फंड है इसमें इंडिया के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? दो चीज है, बाहर का फंड डायरेक्ट अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑफशोर स्ट्रक्चर है। बाहर का फंड इंडिया के फंड में पैसे डाल रहा है और इंडिया का फंड इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। जो इंडिया का फंड है, समझ में आ गई, उसमें इंडिया के लोग भी हैं जुड़े हुए जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे बोलते हैं यूनिफाइड स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें फॉरेन के लोग और इंडिया के लोग दोनों साथ साथ हैं, इसे यूनिफाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। खाली फॉरेन के लोग हो ऑफशोर स्ट्रक्चर बोलते हैं, खाली इंडिया के लोग हो तो डोमेस्टिक बोलते हैं। समझ आ गई मेरी बात? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल समझ। अब क्या, अब हम समझेंगे वेंचर कैपिटल का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम किताब में देख लें जरा हल्का सा, बुक में जाकर। ये देखो, हमने एंजल इन्वेस्टर्स पढ़ा था, एंजल इन्वेस्टर्स हमने बता दिया अच्छे से। फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, और एफ्लुएंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। उसके बाद हम आते हैं हम वेंचर कैपिटल फंड पे। हमने देखा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर्स का फंड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैनेज करते हैं प्रोफेशनल, हमने बता ही दिया। इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी ऑफ यंग कंपनी दैट हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स। वही तो मैंने बताया, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में ये इन्वेस्ट करते हैं जिनको लगता है कि 5 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, वेंचर कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई साहब, ये बता दो। तो वेंचर कैपिटल फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल 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 मतलब ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले पर्सन है। मैंने बताया ही था पीछे, ये हाई रिस्क लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्हें हाई रिटर्न की चांसेस होते हैं। दूसरी बात, इक्विटी पार्टिसिपेशन। जब वेंचर कैपिटल फंड हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा तो वो कर्जा नहीं देगा, लोन नहीं देगा, वो हमारी इक्विटी का पार्ट ले लेता है। समझ में आ गई? ऐसे ही एंजल इन्वेस्टर्स भी इक्विटी का पार्ट लेते हैं। फिर इसके बाद ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटल फंड वाले, इनका लॉन्ग टर्म होराइजन होता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, ये 10 साल 15 साल, कम से कम 7-8 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा फिर 20 साल तक भी जा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो जोमेटो वगैरह कितने साल से लॉस में चल रहा है, लेकिन इनको पैसा मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, तो वो वेंचर कैपिटल फंड इन लोगों को पैसा देता है, ठीक है। अब आते हैं लैक ऑफ लिक्विडिटी। इस लैक ऑफ लिक्विडिटी का मतलब समझो, इसको अदर मत ले जाना। लैक ऑफ लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जब ये वेंचर कैपिटल फंड, मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। लैक ऑफ लिक्विडिटी का मतलब, लैक ऑफ लिक्विडिटी, लैक ऑफ लिक्विडिटी, तो जो वीसीएफ होता है, वेंचर कैपिटल फंड होता है, वो हमारे यहाँ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा और उसकी इक्विटी वो ले लेगा, इक्विटी वो ले लेगा। अब ये जो स्टार्टअप की इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड के पास है, ये ऐसी तो है नहीं कि कल को ये चाहे बेच दे तो कल को जाके बेच देगा, नहीं। अगर ये इसको बेचना चाहेगा तो इसको बहुत टाइम लगेगा। ऐसे मान के चलो जैसे जमीन है, लैंड है, आपने लैंड ओन कर ली, अब लैंड आपने ओन तो कर ली, लेकिन अगर आप उसको बेचना चाहो तो जल्दी से नहीं बेच पाओगे, तो वो लिक्विड नहीं है उतनी। जैसे आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड आपके पास है, आप बेचने जाओगे, सुनार की दुकान पे जाओगे, आज ही बेच दोगे, वो लिक्विड है। कैश है, रोकड़ है आपके पास, रोकड़ तो लिक्विड है ही। बैंक में पैसा है, वो निकाल लो, वो भी लिक्विड है। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज है जो जल्दी से नहीं बिकती, तो उस वे में लिक्विडिटी की बात कर रहा है। तो जो इक्विटी होती है स्टार्टअप की, वो इतनी लिक्विड नहीं होती कि कोई भी उसको खरीद लेगा। तो चूंकि लैक ऑफ लिक्विडिटी होता है, इसीलिए ये क्या काम करता है, अपनी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको हाई करके रखता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न से लिक्विडिटी का जो रिस्क है उसको कवर कर लेता है। सपोज अगर कोई लिक्विड फंड होता, यानी कि कोई भी एसेट लिक्विड होती, वहां पे अगर वीसी इन्वेस्ट करेगा तो 10% रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं। लेकिन चूंकि स्टार्टअप वाला जो इक्विटी है वो लेस लिक्विड है, तो वो रिटर्न 20% एक्सपेक्ट करेगा, तो वो एडजस्ट कर लेता है। उसी के बारे में ये बात कर रहा है, लैक ऑफ लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। ये देखो, सिंस देयर इज लेस लिक्विडिटी ऑन इक्विटी दैट वीसी गेट्स, देयरफॉर दे एडजस्ट लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम अगेंस्ट द प्राइस एंड रिक्वायर्ड रिटर्न। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ आ गई, बिल्कुल। उसके बाद क्या क्या एडवांटेज हैं अगर हम वेंचर कैपिटल को पिक्चर में लेके आते हैं, तो अगर हम वेंचर कैपिटल
फंड से पैसा उठाते हैं तो एडवांटेज क्या है ए लायन? क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड जो होता है एक शेर होता है, जंगल के शेर की तरह होता है। स्टार्टअप वर्ल्ड में वेंचर कैपिटल फंड जंगल के शेर की तरह होता है, तो वही उसकी एडवांटेज है क्योंकि वो शेर है। ए लायन, ए लायन क्योंकि वो शेर है, वही उसकी एडवांटेज है। मतलब सर, मतलब देखो, ए फॉर एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग, मतलब हम स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप वीसीएफ के पास गया, सर मुझे पैसा चाहिए, वीसीएफ ने उसे पैसा दे दिया, सपोज 2000 करोड़, 5000 करोड़ दे दिया। अब वो 2 साल बाद फिर गया, सर मुझे और पैसा चाहिए, तो वीसीएफ के पास इतना पैसा होता है कि वो दोबारा भी पैसा दे देता है, तीसरी बार भी पैसा दे देता है, तो यहाँ एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग चलती रहती है, तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा, लॉन्ग टर्म इक्विटी, जो वीसीएफ पैसा उठाता है, जो पैसा देता है वीसीएफ, इक्विटी लेता है, वो लंबे समय के लिए देता है। ऐसा नहीं है कि आज 6 महीने बाद ही कहने लगे नहीं नहीं अभी दे दो, अभी नहीं, 10 साल 15 साल, इस तरीके से इसका टाइम रहता है। फिर आईपीओ, आईपीओ का मतलब ये है, आई फॉर आईपीओ का, कि वेंचर कैपिटल फंड जो होता है वो स्टार्टअप को रेडी कर देता है आईपीओ लाने के लिए। जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आते रहते हैं, तो वेंचर कैपिटल फंड के इतने कनेक्शंस होते हैं, इतना पैसा होता है कि वो कंपनी को आईपीओ के लिए रेडी कर देता है। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है। फिर है अदर कंपनी का एक्सपीरियंस, क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड ऐसा तो है नहीं कि किसी एक कंपनी को पैसा देगा, वो मल्टीपल कंपनीज को पैसा देकर रखता है, तो जो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज होती हैं उसका एक्सपीरियंस होता है कि भाई उस कंपनी को कैसे चलाना है, तो वहां उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस का फायदा मिल जाता है स्टार्टअप को। उसके अलावा नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब यही है कि भाई उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वीसी के, वो इतने ज्यादा ह्यूज होते हैं कि एक नेटवर्किंग की तरह काम करते हैं, और उसका बेनिफिट किसको मिलता है? स्टार्टअप को मिलता है। समझ गए? क्योंकि उसकी जान पहचान सब जगह होती है, तो स्टार्टअप को उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो हमने क्या याद करा? हमने याद करा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हेल। क्योंकि वीसी हेल क्यों है? हेल ये है क्योंकि वो दबाव बना कर रखता है स्टार्टअप पे कि भाई मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तो मुझे रिटर्न दो। अब वो रिटर्न के चक्कर में प्रेशर बना कर रखता है, तो स्टार्टअप उससे पैसा ले तो लेता है, लेकिन उसकी जिंदगी हेल हो जाती है। ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक। एडवांटेज, चूंकि वो शेयर की तरह है, तो वही उसकी एडवांटेज है। एलायन, समझ में आ गई बात? अब आते हैं वीसी का प्रोसेस। देखो वीसी का प्रोसेस सिंपल सी बात है। वीसी का प्रोसेस है जस्ट लाइक अगर आपको बिग 4 में जॉब करनी है, जो वो प्रोसेस है वही वीसी का प्रोसेस है। वीसी का प्रोसेस मतलब वेंचर कैपिटल फंड से पैसा लेने का क्या प्रोसेस है, ये है इसका मतलब। वेंचर कैपिटल फंड से पैसा लेने का प्रोसेस क्या है? वही है जो बिग 4 में जॉब करने का, यानी कि बिग 4 में जॉब लेने का प्रोसेस है। जब आप चार्टर्ड बनोगे तो आप जॉब के लिए मारे मारे फिरोगे, तो कहाँ सबसे पहले जॉब ढूंढता है? प्रायोरिटी क्या होती है? मैक्सिमम बच्चों की प्रायोरिटी होती है बिग 4। तो बिग 4 में जॉब लेने का प्रोसेस क्या है, पढ़ लेते हैं। सिंपल है। सबसे पहले आप रिज्यूम मेल करोगे, अपनी रिज्यूम बनाओगे और रिज्यूम मेल करोगे बिग 4 को। यही करते हो, सेम स्टार्टअप वर्ल्ड में है। वो अपनी डील ओरिजिनेशन का मतलब कि वो अपनी एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लेते हैं रिज्यूम की तरह, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं पूरी, भाई उनका क्या बिजनेस है, क्या मॉडल है, क्या गोल्स हैं, क्या रेवेन्यूज हैं, क्या प्रॉफिट है, सब कुछ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करते हैं। ठीक है, और वो वीसी को भेज देते हैं। जैसे रिज्यूम मेल करते हैं, ऐसे ही वो वीसी को भेजते हैं। स्क्रीनिंग रिज्यूम, कंपनी की हम बात करें, बिग 4 वाले आपका रिज्यूम लेंगे और उसको स्क्रीन करके देखेंगे। मतलब स्क्रीन मतलब कि भाई हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। सेम वीसीएफ, आपने जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वीसीएफ को भेजा है उसको स्क्रीन करेगा कि भाई ये जो स्टार्टअप है ये हमारे कुछ क्राइटेरिया पे खरा उतर भी रहा है या नहीं उतर रहा। अब आ जाते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी वाले क्या काम करेंगे? बिग 4 वाले, अगर उन्हें आपका रिज्यूम अच्छा लगा, अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, तो वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराएंगे आपको सेलेक्ट होने के बाद। सेम ये स्टार्टअप वाले काम करेंगे, यानी कि वीसीएफ वाले। अगर इनको लगता है भाई कंपनी अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, हम इन्हें पैसा देने के लिए रेडी है, लेकिन पैसा देने से पहले वो क्या काम करेंगे? आपकी ड्यू डिलीजेंस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराएंगे। आपने सीए फाइनल ऑडिट में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ड्यू डिलीजेंस, जस्ट लाइक ऑडिट की तरह है, इन्वेस्टिगेशन की तरह है, ऐसे ही ड्यू डिलीजेंस कराएंगे ये लोग वीसीएफ वाले स्टार्टअप की। भाई देखो जो ये इन्होंने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिखा है वो सही भी है या फर्जी तो नहीं, पागल तो नहीं बना रहे। तो ड्यू डिलीजेंस कराते हैं। कौन करता है ड्यू डिलीजेंस? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। समझ में आ गई? 3 स्टेप समझ में। सबसे पहले रिज्यूम बिल्डिंग, जिसे हम इक्वल रखेंगे किसके? डील ओरिजिनेशन के। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करके देता है वहां पे। फिर इधर हम बात करेंगे बिग 4 में रिज्यूम स्क्रीनिंग की, उधर हम बात करेंगे स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्स की।
इधर हम बात करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की, उधर हम बात करेंगे ड्यू डिलीजेंस की, सेम ही चीज है। फिर आ जाते हैं सिलेक्शन एंड डिसाइडिंग पैकेज सैलरी। इसका मतलब बिग फोर में आप सेलेक्ट हो जाओगे, सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद फिर आपका सैलरी पैकेज की डिसाइडेशन। हाँ बताओ क्या पैसे लोगे, पैसे बताओ भाई साहब, समझ में आई नहीं, पैसा कितना लोगे। सेम वीसीएफ करता है, वीसीएफ मतलब डील स्ट्रक्चरिंग, वो आपके साथ डील करेगा। डील करने का मतलब आपने स्टार्टअप में उसमें देखा ना, क्या कहते हैं शार्क टैंक में, डील करेंगे भाई हमें 10% चाहिए, 5% नहीं चाहिए। सपोज जो स्टार्टअप है वो जो वीसीएफ है उसको बोल रहा है कि जी मैं 200 करोड़ चाहिए मुझे 20% इक्विटी के लिए। वीसीएफ बोलेगा जी नहीं, मैं आपको 200 करोड़ दूंगा 40% इक्विटी के लिए। तो डील उनकी जो है स्ट्रक्चर होती है, सेट हो जाती है, डील सेट हो गई। ठीक है, डील सेट हो गई, डील सेट होने के बाद सब कुछ रेडी हो गया। अब रेडी हो गया सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी नहीं। अब आ जाते हैं सब कुछ रेडी होने के बाद आप जॉब पे चले जाओगे। जॉब पे जाओगे तो वहां पे क्या होगा, बिग फोर में आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा मैनेजर के साथ। इसी तरीके से जब आपको पैसा मिल जाएगा, डील आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करी जाएगी वीसीएफ के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें ना मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, अपना एक पर्सन ना आपके स्टार्टअप में बिठा देते हैं, बोर्ड में बिठा देते हैं, आपके ना बोर्ड में एक अपना पर्सन बिठा देते हैं। वो समझ में आ गई, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। देखते हैं भाई ये जिन्होंने कहा है, जिस तरीके से ये कह रहे हैं उस तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर छठे नंबर पर टर्मिनेशन, अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो आप टर्मिनेट करते जाओगे कंपनी से। सेम इधर है वीसीएफ में, वीसीएफ वाले क्या काम करते हैं, इन्हें पता होती है कि भाई स्टार्टअप यहाँ तक जाएगा। जब स्टार्टअप अपने रीच तक पहुंच जाता है या रीच तक नहीं पहुंच पाता है तो वीसीएफ बाहर आ जाता है उससे, मतलब अपनी इक्विटी सेल करके बाहर आ जाएगा। तो एग्जिट प्लान बना के रखते हैं पहले से ही ये लोग, उसे बोलते हैं एग्जिट प्लान। सर समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। क्या समझ आया, देखो अगर हम बिग फोर की बात करें, बिग फोर, ठीक है, इसे मैं दोबारा समझा देता हूँ अच्छे से, और यहाँ हम बात कर लेते हैं वीसीएफ की। तो बिग फोर में आपका क्या होगा, सबसे पहले आप रेज्यूम बनाओगे, मेल करोगे, फिर उस रिज्यूम का वहां पे स्क्रीन होगा, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे सिलेक्शन के बाद। ठीक है, मतलब भाई ये पर्सन ठीक है या नहीं है। अगर वो ओके कर लेते हैं, आप रिज्यूम में आपका इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद आप पास हो जाते हो, तो फिर वो सेलेक्ट करेंगे आपको और डिसाइड करेंगे आपका पैकेज सैलरी वगैरह। फिर आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे मैनेजर के साथ सिलेक्ट करने के बाद, और फिर अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो निकाल देंगे। अगर हम वीसीएफ की बात करें तो आपकी डील ओरिजिनेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आप फाइल करोगे और वो किसको दे दोगे, वीसीएफ के यहाँ सबमिट कर दोगे। वीसीएफ वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में वो अगर उन्हें लगता है सब कुछ ठीक है तो वो ड्यू डिलीजेंस कराएंगे। ड्यू डिलीजेंस कराने के बाद सब ओके करने के बाद वो डील कर लेंगे, स्ट्रक्चर डील कर देंगे, साइन ओके हो गई। फिर वो पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करेंगे, यानी कि अपना कोई आदमी आपके बोर्ड में बिठा देंगे, भाई ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और उनके पास ऑलरेडी एक एग्जिट प्लान होता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो किस तरीके से बाहर आएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, अब आ जाते हैं हम बुक में। वीसी का प्रोसेस देखो, वीसी का प्रोसेस डील ओरिजिनेशन, स्क्रीनिंग, ड्यू डिलीजेंस, डील स्ट्रक्चरिंग, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और एग्जिट प्लान। अच्छे से समझ आ गया। डील ओरिजिनेशन में हम क्या काम करते हैं, वीसी ऑपरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज। ठीक है, आल्सो एज सोर्स एंटिटी, वीसी ऑब्टेन करेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच कवर्स बिजनेस का मॉडल, बिजनेस की वैल्यूएशन और एग्जिट प्लान। फिर स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग मतलब जो कमेटी होगी सीनियर पर्सन की, वो डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन करेगा। फिर ड्यू डिलीजेंस कराएंगे, वो मतलब कि वो एक्यूरेसी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए हैं स्टार्टअप से वीसी वालों ने, उसकी एक्यूरेसी चेक कराने के लिए सीए वगैरह को अपॉइंट कर देंगे कि भाई चेक करो, ड्यू डिलीजेंस करो, वेरिफिकेशन करो बैकग्राउंड में जाके कि भाई इन्होंने डॉक्यूमेंट सही दिए या नहीं दिए। डील स्ट्रक्चरिंग में हम पढ़ लेते हैं, डील इज स्ट्रक्चर्ड इन ए वे दैट बोथ द पार्टीज विन। सिंपल सी बात है भाई, जो डील स्ट्रक्चर होती है वो स्टार्टअप को भी पैसा अच्छा मिलना चाहिए और उन्हें परसेंटेज अच्छी मिलनी चाहिए इक्विटी की। Often a convertible structure is brought to ensure that promoter retain right to buy back the shares। इसका मतलब ये है कि जो प्रमोटर है उसको ये राइट दे दिया जाता है कि अगर आपको अपने शेयर वापस खरीदने हैं तो आप खरीद लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में वीसी नॉमिनेट्स इन द बोर्ड, अपना पर्सन अपॉइंट कर देगा, मैंने बताई दिया आपको। द कंपनी हैज एडहेयर सर्टेन गाइडलाइंस लाइक स्ट्रॉन्ग MIS, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर कोवेनेंट्स ऑफ वीसी। मतलब जो वेंचर कैपिटल पैसा देता है ना, वो कुछ कंडीशंस लगा देता है, जैसे कि भाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप टाइमली फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, उन सब चीजों के लिए
वो अपना पर्सन भी अपॉइंट करेगा और वो समझाएगा भी स्टार्टअप को भी, या उन्हें फॉलो आपको करना है। एग्जिट प्लान ऑलरेडी वो अपना एग्जिट प्लान पहले से ही बना के रखते हैं, ठीक है। या तो आईपीओ के थ्रू आईपीओ में चले जाएंगे, वहां शेयर बेचेंगे अपने, या किसी दूसरे पर्सन को शेयर बेच देंगे, या प्रमोटर को वापस कर देंगे। मतलब कुछ ना कुछ उनका माइंड में चल रहा होता है। तो मेनली एग्जिट हैपेंस इन 2 वेज, सेल टू थर्ड पार्टीज, आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, बाय बैक, कमिटमेंट फ्रॉम प्रमोटर, वही मैंने आपको बताया। समझ आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ वीसी हम ये पढ़ चुके, डोमेस्टिक होता है, एक ऑफशोर होता है। डोमेस्टिक फंड ये रेज करता है डोमेस्टिकली पैसे को, ठीक है। और डोमेस्टिक व्हीकल यूज फॉर पूलिंग ऑफ फंड्स, दिस कैन बी ट्रस्ट और कंपनी, यानी कि जो फंड बनाया जाता है वो या तो ट्रस्ट के थ्रू बनेगा, ये बात ध्यान रख लेना, या कंपनी के थ्रू। पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, ठीक है। उसके बाद इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज एलएलपी एज पूलिंग व्हीकल। और ड्यूटीज ऑफ एसेट मैनेजर, सिंपल सी बात है, ये एसेट मैनेजर के द्वारा चलाया जाता है, जो प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही मान लो एक तरीके से। दूसरा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा तरीके का जो फंड होता है ऑफशोर फंड होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, मैं समझाया आपको। ऑफशोर स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है। ऑफशोर स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट व्हीकल डायरेक्टली मेक इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन कंपनीज, बाहर का फंड है, इंडिया की कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है। ऑफ बाहर का ही मैनेजर है, बाहर का ही फंड है, समझ में आ गई। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया आइडेंटिफाई डील एंड कैरीज आउट द ड्यू डिलिजेंस। इसका मतलब क्या है, फंड बाहर का है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी बाहर का है, लेकिन अब इंडिया में किस कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ढूंढ लेते हैं। वो बताएगा भी टाटा में कर दो, बिरला में कर दो, इसमें कर दो, उसमें कर दो, उसके कहने पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यूनिफाइड स्ट्रक्चर की हम बात करें, यूनिफाइड स्ट्रक्चर में हम बोलेंगे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया। व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड, ओवरसीज इन्वेस्टर पूल करेंगे ऑफशोर व्हीकल में, बाहर के फंड में, और इन्वेस्ट करेंगे लोकली मेनी ट्रस्ट वेयर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रस्ट को। समझ में आई? नहीं सर समझ में नहीं आई। मतलब ये है कि जो बाहर के इन्वेस्टर है वो बाहर के फंड में इन्वेस्ट करेंगे, बाहर का फंड इंडिया के फंड में आके इन्वेस्ट कर देगा, और जो लोकल इन्वेस्टर है वो इंडिया के फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे, और जो इंडिया वाला फंड है वो कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। वो मैंने पीछे समझाया ही था आपको चार्ट में, ठीक है सर, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब आते हैं प्योर थ्योरेटिकल पार्ट पे। प्योर थ्योरेटिकल पार्ट मतलब ये है रेक्टिफिकेशन वाला, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो वीसी फंडिंग की कुछ स्टेज होती हैं। स्टेज मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले आप थोड़ा सा होते हो, फिर थोड़े बड़े 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 होते हो, ऐसे बड़े होते चले जाते हैं। पहले आप बच्चे होते हो, फिर उससे बड़े होते हो, फिर उससे बड़े होते हो, इस तरीके से। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपका जो पहला राउंड होता है उसको बोलते हैं सीड मनी, यानी कि अभी अपने स्टार्टअप का बीज बोया है। समझ में आ गया? स्टार्टअप का बीज बोया है। इसका लॉक इन पीरियड कितना होता है? लगभग 7 से 10 साल का। यहाँ पे रिस्क होता है एक्सट्रीम लेवल का। समझ में आ गई? और एक्टिविटी हम इसको कम मानेंगे, सीड मनी है तो लो लेवल ऑफ फाइनेंसिंग फॉर प्रोवाइडिंग न्यू आइडिया कंसेप्ट फॉर R&D। मतलब अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, कंसेप्ट है, दिमाग में चल रहा है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। मतलब आप बिजनेस थोड़ा सा स्टार्ट करोगे, मार्केट में बेच बाच के देखोगे भाई माल हमारा बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है, समझ रहे हो ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करेंगे, कंसेप्ट जो हमारे माइंड में आइडिया चल रहा है उसको जमीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, उसको बोलते हैं सीड मनी। फिर हम बोलते हैं स्टार्टअप, मतलब हमने बिजनेस थोड़ा सा स्टार्ट करा है, तो इसमें लॉक इन पीरियड 5 से 9 साल का होता है। यहाँ पे रिस्क होता है वेरी हाई। यहाँ पे क्या है कि हमारा आइडिया कन्वर्ट हो चुका है, अब हमें प्रोडक्ट को डेवलप करना है। भाई प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है, प्रोटोटाइप बनाने हैं मार्केटिंग के लिए, ये हमारा होता है स्टार्टअप। फिर हम आएंगे फर्स्ट स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज मतलब यहाँ पे 3 से 7 साल का आपका लॉक इन पीरियड है, रिस्क यहाँ पे हाई लेवल का है। और यहाँ पे क्या है, अर्ली मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमने बनाया तो है प्रोडक्ट लेकिन हमें बड़े स्केल पे, थोड़े से बड़े स्केल पे बनाना है, तो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, 3 से 5 साल के लिए हमारा पीरियड होता है फंडिंग का, पैसे का, और यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, सफिशिएंटली हाई होता है। यहाँ पे क्या है, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। वर्किंग मतलब हम बना रहे हैं, हमारा मार्केट में सेल भी हो रहा है, लेकिन अपने पास वर्किंग कैपिटल इकट्ठी नहीं है, समझ गए, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, सेकंड स्टेज में हम चले जाते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, 1 से 3 साल के लिए पैसा मिलता है, जो पैसा फंसा हुआ रहता है। रिस्क मीडियम होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए पैसा। तो यहाँ पे ना आप देखोगे, यहाँ पे वीसी, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है कि हमने बिजनेस बना लिया, अभी हमने छोटी सी दुकान खोली थी, अब हमें बड़ी दुकान खोलनी है,
समझ में आ गया। न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी आल्सो नोन एज, इसका नाम ही रखना, इसे हम मेजेनाइन फाइनेंसिंग भी बोल देते हैं। फिर है फोर्थ स्टेज, यहाँ पे भी सेम है, 1 से 3 साल के लिए आपका पैसा फंसा रहेगा, रिस्क लो रहेगा क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा हो चुका है अब। समझ में आ गया। तो अब हमें पब्लिक इशू यानी कि आईपीओ लाने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, इसे हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। समझ में आ गया। यस सर। अब वीसी फंड्स इन इंडिया, ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। 1970 के डेकेड में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। 10 साल के बाद इंडिया वेंचर कैपिटल फंडिंग वाज स्टार्टेड, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई, तीन बैंक हैं जिन्होंने वेंचर कैपिटल फंडिंग स्टार्ट कर दी थी 10 साल के बाद, यानी कि लगभग 1980s के दौरान। नवंबर 1998 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया गाइडलाइन, ठीक है। और हम वेरी नैरो डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर कैपिटल एंड हैंस प्रोवाइड एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टिव, मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लेके आ गए जिसकी वजह से ये इतना रेस्ट्रिक्ट हो गया कि बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिल पाया, ठीक है। फिर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग गोट बिग बूस्ट, आईटी रिवॉल्यूशन 1997 में जब आईटी रिवॉल्यूशन हुआ तब वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं इसको इतना ज्यादा बूस्ट मिला कि इंडिया में अच्छे लेवल पे फैल गया। अब इसके बाद क्या सर, इसके बाद आते हैं एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन जिसे बोलते हैं पिच प्रेजेंटेशन। देखो पिच प्रेजेंटेशन को समझने के लिए जरूरी है आप शार्क टैंक इंडिया देखो। शार्क टैंक इंडिया का आप एक एपिसोड देख लो, उसमें क्या होता है ये समझो। उसमें होता है एक पर्सन होता है जिसका बिजनेस कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा होता है, 4 लोग सामने बैठे होते हैं, वो पर्सन आता है, उसे कुछ टाइम दिया जाता है लगभग 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट में उसे सब कुछ बताना होता है, मतलब वो खुद के बारे में बताएगा, समझ गए, इंट्रोड्यूस करेगा खुद को, खुद के बारे में बता दिया, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह, अपने एक्सपीरियंस वगैरह, अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, समझ में आया, ये मैंने इतनी सेल करी है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरे प्रोस्पेक्टिव क्या नाम है फाइनेंशियल्स हैं कि भाई आने वाले सालों में ये करने वाला हूँ, सब कुछ वो बताएगा। केवल 15 से 20 मिनट में उसको सब बताना होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं पिच प्रेजेंटेशन, यानी कि वो अपनी पिच यानी कि जो उसके पास कंटेंट है उसको प्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, उसके कुछ स्टेप्स हैं पिच प्रेजेंटेशन के, वो हमें याद करने हैं। शार्क टैंक इंडिया मैंने आपको बता ही दिया, माइंड में आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया सर, बस हो गया, काम खत्म। कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है, इसका शॉर्टकट ध्यान कर लो, आईटीपी एसएमपी सीबीएफ, आईटीपी एसएमपी सीबीएफ। सर ये तो कुछ याद करने वाली बात नहीं हुई, जरूरी नहीं है ना, आप इसको 3 बार याद करोगे ऐसे याद हो जाएगा। आईटीपी एसएमपी सीबीएफ, आईटीपी एसएमपी सीबीएफ, याद हो गया, ठीक है, पढ़ लेते हैं। ये ब्रीफ प्रेजेंटेशन होती है 20 से कम मिनट की, वो तो मैंने बताया आपको। एक्सप्लेन करेगा प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, क्विक ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस प्लान एंड कन्विंसिंग द इन्वेस्टर व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप। बिल्कुल शार्क टैंक इंडिया। इसमें क्या स्टेप होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भाई वो ब्रीफ अकाउंट बताएगा अपना, आप कौन हो और आपने अब तक क्या उखाड़ा है जीवन में। फिर वो टीम बताएगा, भाई आपकी टीम में कौन कौन है, अपने जो उसकी टीम है उनको इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। और प्रमोटर जो है, जो जिसने कंपनी बनाई है उसका बैकग्राउंड क्या है वो सब बताएगा। फिर वो प्रॉब्लम बताएगा कि उसने ऐसी क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी जिसको उसका बिजनेस सोल्व करेगा, वो प्रॉब्लम बताएगा जो उसका बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है वो सोल्व करने वाला है। फिर वो सोल्यूशन बताएगा कि भाई ये तो प्रॉब्लम थी, ये सोल्यूशन है, तो बताएगा जो उसका प्रोडक्ट है वो किस तरीके से सोल्व करने वाला है प्रॉब्लम को। 5वें नंबर पे वो बताएगा मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब कि भाई जो उसका प्रोडक्ट रेडी है, ये प्रॉब्लम है, सब कुछ हो गया, लेकिन वो सेल कैसे करेगा, मार्केट कैसे करेगा अपने प्रोडक्ट को, उसका पूरा का पूरा प्लान बताएगा। तो मार्केट साइज, प्रॉफिट टारगेट, कस्टमर, हाउ यू प्लानिंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ये सब वो बताएगा। फिर 6 नंबर पे वो बताएगा प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन। मैंने बताया वो कि सर हमने 90 करोड़ की सेल करी है, अगले साल हम 200 करोड़ की सेल करेंगे, उससे अगले साल हम 500 करोड़ की सेल करेंगे, ये अपने प्रोजेक्शंस, क्या क्या माइलस्टोन अचीव करेगा वो सब बताएगा, ठीक है। हाँ सर समझ में तो आ गया, लेकिन ये बताएगा कैसे, वो बताएगा भाई अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाएगा, पुरानी स्टेटमेंट दिखाएगा, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट दिखाएगा, उसके बाद बैलेंस शीट दिखाएगा अपनी, पुरानी दिखाएगा कि भाई अब तक हमने क्या उखाड़ा है, आगे हम क्या उखाड़ने वाले हैं, प्रोजेक्टेड दिखाएगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट पुरानी दिखाएगा और आगे क्या होने वाला है वो दिखाएगा। जी सर। फिर 7वें नंबर पे कंपटीशन, मतलब जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका कंपटीटर कौन कौन है। सपोज करो मैंने आज चश्मा बना लिया, तो चश्मे बनाने का, जैसे ही मैं चश्मे बनाऊंगा तुरंत मेरा लेंस कार्ट बन जाएगा कंपटीटर। जैसे मैं फोन बनाऊंगा तो सैमसंग, एप्पल, ठीक है, टेक्नो, रियलमी, ये सब मेरे कंपटीशन में है।
कंपटीशन आपका किससे है ये भी आपको बताना होता है। अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट है तो कोई भी कंपटीशन में नहीं है, मोनोपोली आपकी। लेकिन अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट नहीं है तो कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ मोनोपोली नहीं है। फिर आपको बिजनेस मॉडल बताना होता है। बिजनेस मॉडल मतलब आप ऑनलाइन काम करोगे, ऑफलाइन काम करोगे, ब्रांचेस खोल के काम करोगे, समझ में आया, घर घर जाके काम करोगे। आपका बिजनेस मॉडल क्या रहने वाला है, थोक में बेचोगे, रिटेल में बेचोगे, इंडिया में बेचोगे, बाहर बेचोगे, ये सब। यानी कि द वे विच कंपनी अर्न्स रेवेन्यू, प्रॉफिट्स इंक्लूड बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रेटजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोस प्रॉफिट। अब हम बिजनेस मॉडल कितना इफेक्टिव है इसको जानने के लिए ग्रोस प्रॉफिट हम देख लेते हैं कंपनी का। फिर हम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब जो कंपनी काम करेगी उसे पैसा चाहिए ऑब्वियसली, तो पैसे का जुगाड़ कहाँ से है, उसके पास पैसा कहाँ से आने वाला है, कंपनी के फाइनेंसिंग के सोर्स क्या क्या है वो सब वो बताएगा। तो वो 9 स्टेप्स बताएगा। 9 स्टेप्स मतलब पहले वो इंट्रोडक्शन देगा, टीम का इंट्रोडक्शन देगा, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे प्रोडक्ट बनाया वो बताएगा, उसका प्रोडक्ट प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे करेगा वो बताएगा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स कैसे करेगा वो उसको बताना है। फिर वो अपने प्रोजेक्शंस बताएगा, यानी कि उनकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोलेगा, क्या क्या उसके कंपटीशन में वो सब बताएगा, बिजनेस मॉडल के बारे में बताएगा और कहाँ से उसके पास पैसे का जुगाड़ होना है, फाइनेंस कहाँ से होना है, ये सब बताएगा। हाँ सर समझ तो आ रहा है। ये आपकी पिच प्रेजेंटेशन होगी। अब एक नया वर्ड निकल के आया, नया वर्ड मतलब कि स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया कि अब हाथ नहीं आ रहा किसी के, तो उसका नया नाम पड़ जाता है, उसको हम बोल देते हैं यूनिकॉर्न। क्या बोल देते हैं, यूनिकॉर्न। इंडिया में अभी तक लगभग मेरे हिसाब से 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप खुल चुके हैं, लेकिन कुछ 100 समथिंग यूनिकॉर्न ही बने हैं, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, ये नवंबर 2024 की आरटीपी का क्वेश्चन है। नवंबर 2024 की आरटीपी का क्वेश्चन है, ये कभी भी पेपर में टपक सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन यूएस 1 बिलियन टच कर गई है, 1 बिलियन और उससे ऊपर। ये बात ध्यान रखना। क्या है, कोई भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न हम तब बोलेंगे जब वो प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप हो, पहली बात, वैल्यूएशन रीच कर गई हो उसकी 1 बिलियन। 1 बिलियन टच करते ही बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। डॉलर 1 बिलियन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिलियन, अगर 1 बिलियन भी हो गया तो भी बन जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, डॉलर 1 बिलियन। फिर एम्फेसिस ऑन रेयरिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सच स्टार्टअप। उसके बाद उसके अदर कॉमन फीचर हैं, उसके पास न्यू आइडिया है, डिसरप्टिव इनोवेशन है, हाई ऑन टेक्नोलॉजी है। सर हाँ समझ में आ गया, लेकिन कुछ इसने अलग से टेक्स्ट भी लिखा है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वैल्यूएशन करेंगे किसी भी स्टार्टअप की, सिर्फ अगर 1 बिलियन से नीचे आ जाएगा तो वो अपना यूनिकॉर्न का स्टेटस खो सकता है, ये बात ध्यान रख लेना। तो यूनिकॉर्न ये हो सकता है कि कोई भी बिजनेस इस साल यूनिकॉर्न हो, अगले साल यूनिकॉर्न ना रहे। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से नीचे आएगा, 0.99 बिलियन हुआ, वो यूनिकॉर्न नहीं रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिकॉर्न टर्म किसने निकाली भाई, वो क्या नाम है, एलियन ली इन 2013 ने निकाली। ये बेसिकली प्योर थ्योरी है, आप रीड कर लेना इसको। अब स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स, ये भी प्योर थ्योरी है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रीड करा देता हूँ, समझा देता हूँ। मतलब क्या है, देखो डेफिनेशन क्या है स्टार्टअप की, सबसे पहले ये समझो। उन्होंने कहा कि कोई भी 10 साल फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, दूसरा इनकॉर्पोरेटेड हो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो या तो एलएलपी हो, तीसरा टर्नओवर उसका किसी भी फिस्कल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा ना हुआ हो। ठीक है, चौथा एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन, और पांचवा वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विसेज। मतलब सर एक कंपनी को स्टार्टअप बनने के लिए पांच चीजें करनी जरूरी है, 5 कंडीशंस। क्या है, किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप बनने के लिए 5 कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है। कौन कौन सी वो 5 कंडीशंस है, सबसे पहली बात, वो जो बिजनेस है वो बिजली 10 साल से ज्यादा पुराना ना हो। दूसरी बात, 100 करोड़ से ज्यादा उसकी टर्नओवर किसी भी साल में ना रही हो। तीसरी कंडीशन, वो किसी भी दूसरे बिजनेस को स्प्लिट करके ना बना हो। चौथी कंडीशन, उसमें ये इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा हो। ठीक है, और पांचवी कंडीशन, वो प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप या एलएलपी की तरह रजिस्टर्ड हो। तो ये अगर कंडीशंस फुलफिल होती है तो हम उसे स्टार्टअप बोलेंगे, अदरवाइज हम स्टार्टअप नहीं बोलेंगे। उसके अलावा हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन, बेनिफिट क्या है भाई स्टार्टअप बनने के, ये देखिए।
सबसे पहले सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है कंप्लीटली ऑनलाइन। दूसरा, टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा 3 साल, प्रोवाइडेड स्टार्टअप गेट्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। 3 साल टैक्स फ्री। आपने अगर स्टार्टअप का क्वेश्चन करा हो तो टैक्स में, तो 3 साल आपको, कोई भी 10 साल में कोई भी 3 साल आप टैक्स हॉलीडे ले सकते हो कंसेक्यूटिव। समझ में आ गया? तो वो यहाँ बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा, टेंडर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। जो गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं तो वहां पे वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो अगर कोई स्टार्टअप टेंडर फिल करने जाता है तो वहां से एक्सपीरियंस नहीं देना होता। फिर सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस, क्योंकि वो स्टार्टअप है, उसे स्टार्टअप का होल्डर मिल गया है, माथे पे ताज सज गया है, तो जो कंप्लायंसेस है वो उसके लिए बहुत सिंपल हो जाते हैं। एक तो कम हो जाते हैं और सिंपल भी हो जाते हैं। फिर रिड्यूस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। स्टार्टअप अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क कराने जाएगा तो उसकी जो पैसे खर्चा होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू अगर कोई नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल बिजनेस जाता है ट्रेडमार्क या पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराने। हाँ सर, समझ तो आ गया, सही बात है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट प्रमोटेड स्टार्टअप इन इंडिया। हाउ गवर्नमेंट प्रमोटेड, कैसे कैसे प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम ला रखे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ला रखे हैं, जैसे कि वो सिडबी रन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट ईडीएफ फंड, या इंडियन गवर्नमेंट बिकम लिमिटेड पार्टनर इन फंड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक फंड लेके आ गई वो गवर्नमेंट, एक फंड लेके आई है भाई साहब, ये देख लो, ईडीएफ सिडबी रन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा क्या काम कर रहे हैं, उसने इजी फाइनेंस ऑप्शंस दे दिए, मुद्रा स्कीम दे दी, टैक्स बेनिफिट दे दिया, 100% टैक्स हॉलिडे दे दिया, 80 आईएससी सेक्शन बता दिया। देखो समझ गए? नहीं समझ गए? हाँ सर, समझ में तो आ गए। फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, एक ये भी फायदा है उसका, ये भी स्कीम लेके आ गई है कि भैया ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या है, ये समझ लो पहले तो। ये डीपीआईआईटी द्वारा बनाई गई, जनवरी 2021 में इसका आउटले था 945 करोड़ का। फिर इसका एम क्या था, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, ठीक है, किसको देगा, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट ट्रायल को और कॉमर्शलाइजेशन को। ये सपोर्ट करेगा अप्रोक्स 3600 एंटरप्रेन्योर्स को, 300 इंक्यूबेटर्स अगले 4 साल के अंदर। ये आर बना देते हैं इसको, आर, ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टार्टअप कैन गेट सीड फंड ऑफ एज मच एज 50 लाख अंडर SISFS, यानी कि कोई भी स्टार्टअप अगर उसको सीड स्टेज पे पैसा लेना है तो 50 लाख रुपए तक का वो सीड स्टेज पे पैसा ले सकता है इस स्कीम के अंतर्गत। सर सही बात है। फिर क्या करना है, अब इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या क्या है? क्या है भाई, कोई भी स्टार्टअप जो 2 साल या उससे कम इनकॉर्पोरेशन हुआ हो उसका। दूसरा, बिजनेस आइडिया टू डेवलप ए प्रोडक्ट सर्विस विद मार्केट फिट वाइबल, कॉमर्शलाइजेशन एंड स्कोप ऑफ स्केलिंग उसका होना चाहिए। उसके बाद मोदी, हमने देखा प्रायोरिटी सेक्टर्स फॉर SISFS, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको SISFS प्रायोरिटी देता है? तो वो किसको देता है, भारत को, मोदी को, मोदी की वाइफ से, भारत मोदी वाइफ से। सर इसका मतलब, भारत मतलब बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रेलवे, टेक्सटाइल। मोदी मतलब मोबिलिटी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, समझ में आ गया, यानी कि सोशल इम्पैक्ट। वाइफ मतलब वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, F फॉर फूड प्रोसेसिंग, E फॉर एनर्जी, SE मतलब स्पेस एजुकेशन। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको SISFS स्कीम में प्रायोरिटी मिलती है। सर क्यों बोर कर रहे हो, थ्योरी है यार, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आ जाते हैं, वाई इंडिया बिकम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए इंडिया सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्यों है? मई 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा आने के चांस कम है बट याद तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि 5 चीजें हैं इंडिया के पास ऐसी 5 चीजें हैं जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए। कौन कौन सी चीजें हैं? इंडिया में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, पूल ऑफ टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो सस्ती है, ठीक है, कोस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स। तीसरा क्या है, यहाँ पे जो इंटरनेट का यूज है वो इतना बढ़ गया है कि हर आदमी फोन पे तुरंत तुरंत काम कर लेता है। फिर टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ इंटरनेट का यूज बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वर्कफोर्स सस्ती है, तो ये जो हमारे टेक डेवलपमेंट जो है वो बिजनेस प्रोसेस, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज भी ज्यादा बढ़ गया, ये समझ सकते हैं। और वेराइटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप इंडिया में
स्टार्टअप खोलोगे तो यहाँ पे आपको एंजल इन्वेस्टर मिल जाएगा, फैमिली फ्रेंड्स मिल जाएंगे, बैंक से लोन मिल जाएंगे, स्टार्टअप स्कीम मिल जाएंगी, SISFS स्कीम है, इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं जहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे स्टार्टअप ज्यादा खुल रहे हैं। समझ में आ गई सर। इसके बाद एक टॉपिक आता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसको क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि देखो ये RTP मई 2024 में भी आया है, फिर उसके बाद RTP नवंबर 2024 में भी आया है, नवंबर 2024 में पेपर में आया है, नवंबर 2024 के पेपर में आया है क्वेश्चन ये, तो अब दोबारा तो रिपीट होगा नहीं, मई में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल पोजीशंस को ऑर्गेनाइजेशन में और डेवलप करना एक्शन प्लान फॉर इंडिविजुअल्स टू एज्यूम दोज पोजीशंस। ये इंश्योर करेगा राइट पीपल आर अवेलेबल फॉर द राइट जॉब्स टुडे एंड इन फ्यूचर। मतलब क्या सर, मतलब देखो सिंपल सी बात ये है कि आपकी कंपनी में कोई पर्सन हाई लेवल पोजीशन पे बैठा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो सब कुछ आता है, पूरी कंपनी उसके कंधों पे टिकी हुई है। तो अब जिस दिन वो पर्सन कंपनी छोड़ के चला जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो कंपनी बंद हो जाएगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या काम करते हैं, कंपनी किसी दूसरे पर्सन को कंपनी में लाएगी, उसको काम सिखाएगी, साथ के साथ काम सिखाती रहेगी। जैसे ही क्यों, ताकि जैसे ये पहला वाला पर्सन जाए तो दूसरा पर्सन उसका काम संभाल सके। इसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। हाँ समझ आ गई सर। ये इंश्योर करेगा कि जो बिजनेस है वो फुल्ली प्रिपेयर टू प्रमोट ऑल एम्प्लॉइज। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर फैमिली ओन्ड बिजनेस एज मोस्ट ऑफ देम आर मैनेज बाय नॉन फैमिली लीडर इवन दो ओनरशिप लाइफ विद इन फैमिली। सर इसका मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक मैनेजर है, वो जिंदगी भर तो मैनेजर रहेगा नहीं, कभी तो सीनियर मैनेजर बनेगा ही बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि आपकी कंपनी के पास, स्टार्टअप के पास, पर्सन के पास दूसरा पर्सन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि जैसे ये मैनेजर सीनियर मैनेजर बने तो कोई डिप्टी मैनेजर तुरंत मैनेजर में प्रमोट होके मैनेजर का काम संभाल सके। समझ आ गई। हाँ सर। जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है वहां पे सारा का सारा काम तो नॉन फैमिली मेंबर्स द्वारा संभाला जाता है, तो वहां ये बहुत जरूरी है, वरना तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। हाँ समझ में आ गया। तो वाई देयर इज नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग, अरे सिंपल सी बात है, अभी तो समझाया। इसका सिंपल है कार्ट। क्यों, अगर उस सक्सेशन प्लानिंग की उसने व्यवस्था नहीं करी तो वो बुलक कार्ट चलाने लगेंगे, बुलक कार्ट। समझ में आ गया। बुलक कार्ट चलाएंगे फिर फैमिली वाले, तो क्या करना है, तो पहला है कोज रिमूवल। कोज रिमूवल का मतलब इसने इसने बोला है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लीडर है उसको रिमूव कर दिया कोर्ट ने, मैनेजमेंट ने या स्टेक होल्डर ने, ठीक है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट में ये हेल्प करेगा हमारा सक्सेशन प्लानिंग। तीसरा अलाइनिंग। देखो बताऊं क्या है इसमें, अगर हमें मैनेजर धमकी दे रहा है तो हम बोलेंगे बेटा फालतू मत बोले। क्यों, बेटा AM हमने बिठा रखा है, डिप्टी मैनेजर, उसे सारा काम आता है, तुझे निकाल देंगे, उसको बुला लेंगे, लड़ाई झगड़ा खत्म कर लो यहीं पे, या तो मान जाओ प्यार से, नहीं तो हम दूसरे को बिठा देंगे। अलाइनिंग का मतलब क्या है कि जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है वहाँ सक्सेशन प्लानिंग हेल्प करेगा अलाइन विद द कल्चर एंड विजन ऑफ द बिजनेस। अगर आप काम सिखाते हुए चलोगे किसी दूसरे पर्सन को, तो जो आपका बिजनेस का कल्चर है वो आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप काम नहीं सिखाओगे, ये वाली सक्सेशन प्लानिंग नहीं करोगे, तो आपका जो कल्चर है बिजनेस का वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। रिस्क मिटिगेशन। अगर कोई भी पुराना लीडर छोड़ कर चला जाता है, मैंने बताया ना, तो नया वाला तुरंत चार्ज ले लेगा, आपका बिजनेस सफर नहीं करेगा। फिर टैलेंट पाइपलाइन, जैसे कि इंडियन टीम में है ना, अगर ऋषभ पंत नहीं है तो केएल राहुल है, केएल राहुल नहीं तो ऋषभ पंत है, ऐसे ही आप पाइपलाइन लगा कर रखो, ये चला गया तो ये आएगा, ये चला गया तो ये आएगा, ये चला गया तो ये आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या करना है, बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो 4 स्टेप की स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आप इवेल्युएट करो के लीडरशिप पोजीशन। क्या के लीडर पोजीशन मतलब वही इवेल्युएट करो कि रिस्क और इम्पैक्ट असेसमेंट टू कैन बी परफॉर्म, कि भाई अगर कोई पर्सन चला जाता है छोड़ के तो क्या रिस्क है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। फिर मैप करो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड, इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमें क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए उसको मैप करो, ढूंढ लो। फिर आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटेंसीज ऑफ करंट वर्कफोर्स, हमारे पास जो करंट वर्कफोर्स है उसके पास क्या कॉम्पिटेंसी है जो उस काम को वो कर रहा है। फिर ब्रिज करो लीडर को। फिर क्या है, दूसरे आदमी को अपॉइंट करो, ब्रिज मतलब उसको लाइन में रखो, ये सब चीज उसके पास होनी चाहिए, उसको लाइन में रखो, सिंपल सी बात है। फिर चैलेंज क्या सक्सेशन प्लानिंग में, भाई जो फाउंडर का माइंडसेट है वो अलग हो सकता है कॉर्पोरेट माइंडसेट से, बिल्कुल सही बात है। प्री मैच्योर हो सकता है स्टार्टअप के लिए बिजनेस सक्सेशन, स्टार्टअप अभी चला तो है नहीं, पहले बिजनेस सक्सेशन करा लो उससे। फिर फाउंडर आर फेस ऑफ स्टार्टअप, अगर फाउंडर ही छोड़ के चला गया तो स्टार्टअप तो ठप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गई बात। हाँ बिल्कुल सही। अब कुछ MTP RTP क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। ये सब ऊपर
से आपको मिल जाएंगे। सर मिल जाएंगे मतलब, अरे मतलब नहीं है भाई, ये वो क्वेश्चन है जो ऊपर से आपको नहीं मिल पाएंगे। समझ में आ गए, ये ऊपर से नहीं मिल पाएंगे, न्यू क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस ऊपर मैंने पढ़ाया वहां से बने हैं वो मैंने वही मार्क कर दिए, ये अलग क्वेश्चंस हैं। जैसे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्क्राइब प्रायोरिटीज एंड चैलेंजिंग विच स्टार्टअप इन इंडिया फेसिंग। तो देखो, प्रायोरिटीज मेन चैलेंज, ठीक है, और ये मेजर डिफरेंस, ये पूरा का पूरा थ्योरी है, आप इसको प्लीज पढ़ लेना। ये देखो नवंबर 19 में आया, एमटीपी नवंबर 19 में आया, मार्च 18 में आया है, तो 3 बार आ चुका है, ये पेपर में भी आ सकता है। फिर एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग पिच, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तो हम पढ़ चुके ऊपर, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और बैलेंस शीट, ये तो पढ़ चुके हम। एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस मॉडल विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन, बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है ये भी हम आपको बता चुके। एग्जाम्पल बता देते हैं, इनने बताया, देखो 2 कंपनीज हैं जो बिजनेस ऑफ रेंटिंग मूवीज, बोथ रिवेन्यू 5 करोड़ है, बट कंपनी एंगेज है फिजिकल रेंटिंग में ऑफ मूवीज जिसका ग्रोस प्रॉफिट 1 करोड़ है। दूसरी कंपनी जो है वो ऑफर करती है ऑनलाइन मूवी जिसका ग्रोस प्रॉफिट 3 करोड़ है। जो उनका सेम रिवेन्यू 5 करोड़ है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। मैंने बताया था पिच प्रेजेंटेशन के दौरान भी कि आपको बताना पड़ता है कि आप ऑनलाइन बेचोगे कि ऑफलाइन बेचोगे, कि आप ब्रांच खोलोगे, होलसेल को बेचोगे कि रिटेलर में बेचोगे, ये सब आपको बताना पड़ता है। तो उसका वाला क्वेश्चन हो गया सर। हाँ, ये देखो एमटीपी दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, तो ये भी आ सकते हैं पेपर में। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है सर। अब आज है सैटरडे, मंडे नहीं, ट्यूसडे को मैं दूसरा पार्ट लेके आऊंगा इस वीडियो का, जहां पे मैं अगले चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं बता देता हूँ, आप प्लीज मेरे को फीडबैक जरूर देना, फीडबैक बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। मेरा व्हाट्सएप मैं बता देता हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, 9311159799। इस पे व्हाट्सएप करके मुझे फीडबैक जरूर देना भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को फटाफट और शेयर कर दो, फैला दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ये वाली जो बुक है मैंने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लो। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।